कुमारी, विज्ञान की शिक्षिका, राष्ट्रीय कन्या उच्च विद्यालय रमना गया से। आप सभी का गया गाइडेंस प्रोग्राम में स्वागत है। गया गाइडेंस प्रोग्राम के तहत विज्ञान विषय से रसायन शास्त्र से संबंधित आज मैं कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आई हूँ। जैसा कि आपको पता ही है कि विज्ञान विषय 3 भागों में विभाजित है, भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान। तीनों से आपको क्वेश्चन पेपर में बराबर प्रश्न पूछे जाते हैं। इन सारे प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे से डील करना है और हड़बड़ाना नहीं है। आप लोगों को पता ही होगा कि क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या है, फिर भी मैं जनरल इंस्ट्रक्शन में थोड़ा सा शॉर्ट में आप लोग को डिस्क्राइब कर देती हूँ कि आपके एग्जाम पेपर 2 घंटे 45 मिनट के होंगे। 15 मिनट पहले आपको क्वेश्चन पेपर दे दिया जाएगा ताकि आप गाइडलाइंस को अच्छे से पढ़ सकें। गाइडलाइंस को पढ़ने के समय आप क्या करेंगे कि आप उसे चारों ऑप्शंस को अच्छे से वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पूछेंगे ताकि आप और उसको अच्छे से डील करेंगे। उसके बाद आपके क्वेश्चन पेपर 2 भागों में विभाजित रहेंगे, खंड अ और खंड ब। खंड अ में आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 48 होंगे, लेकिन सिर्फ 40 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। खंड ब में आपके लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे। लघु उत्तरीय प्रश्न हर विषय से आपसे साथ साथ पूछे जाएंगे, जिसमें से 4 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। हर प्रश्न के लिए आपको 2 अंक दिए जाएंगे। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हर भाग से आपको 2-2 पूछे जाएंगे, किसी में उनमें से सिर्फ एक प्रश्नों का उत्तर आपको देना है और हर प्रश्न के लिए आपको 5 अंक दिए जाएंगे। ये तो हो गया आपका टोटल 80 मार्क्स का एग्जाम। इसलिए पूरे क्वेश्चंस पेपर में क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना है और उसके बाद एग्जाम देना है। अब मैं आप लोगों को केमिस्ट्री के चैप्टर से इंट्रोड्यूस करवाना चाहती हूँ। आपके चैप्टर्स हैं रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, दूसरा चैप्टर है अम्ल, क्षारक एवं लवण, तीसरा है धातु एवं अधातु, चौथा है कार्बन एवं इसके यौगिक और 5वां है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। आज मैं आप लोगों के लिए चैप्टर 1 और चैप्टर 2 से कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आई हूँ। इसके साथ साथ ऑप्शंस में जो अदर पॉइंट्स भी दिए गए हैं उन पॉइंट्स पर भी मैं आज डिस्कशन करूंगी। सबसे पहला चैप्टर है हमारा रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, मतलब केमिकल रिएक्शन एवं इक्वेशंस। इसका मतलब क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है? तो रासायनिक अभिक्रिया का मतलब होता है जब हम 2 या 2 से अधिक तत्वों या पदार्थों का रिएक्शन करवाते हैं तब उसके साथ हमें प्रतिफल मिलता है। एक नए पदार्थ, नए यौगिक का निर्माण होता है। इस नए यौगिक के निर्माण के समय ये पूरी प्रक्रिया को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान क्या होता है, जैसे कि अगर एक कार्बन है और उस ऑक्सीजन से उसको अभिक्रिया करवाते हैं तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। कार्बन हमारा एक सॉलिड तत्व है, फिर ऑक्सीजन हमारा गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड बनकर एक गैस बनता है। तो ये पूरा हमारा रासायनिक अभिक्रिया होता है। इस रासायनिक अभिक्रिया में हमारा जो 2 पदार्थ एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करता है उसे हम रिएक्टेंट बोलते हैं और जो प्रतिफल मिलता है उसे हम प्रोडक्ट बोलते हैं। यानी हिंदी में इसे प्रतिफल बोलते हैं और रिएक्टेंट को हम अभिकारक बोलते हैं हिंदी में। ये तो हो गया आपका रिएक्शन। इस रिएक्शन के दौरान आपके बहुत सारे गुणों का परिवर्तन होता है, जैसे कि अवस्थाओं में परिवर्तन, टेम्परेचर में परिवर्तन, ऊष्मा में परिवर्तन, अवक्षेपण बनना, इन सारे गुणों का परिवर्तन हमारे रासायनिक समीकरण के समय होता है। रासायनिक अभिक्रिया के समय 2 चीज और भी इंपॉर्टेंट होती है, असंतुलित और संतुलित रासायनिक अभिक्रिया। तो संतुलित और असंतुलित होता क्या है? तो असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया कभी भी मान्य नहीं होती है। यानी कि अगर अभिकारक और प्रतिफल बराबर ना हो तो वो हमारा असंतुलित अभिक्रिया होता है। इसलिए हम रासायनिक अभिक्रिया के दौरान रिएक्शंस को संतुलित करते हैं, यानी बैलेंस्ड करते हैं। यानी इसी एग्जांपल में आप देख लीजिए कि अगर कार्बन मेरा अभिकारक में 1 है और ऑक्सीजन 2 है, हमारे प्रतिफल में कार्बन 1 है और ऑक्सीजन 2 है, यानी दोनों साइड हमारे जो तत्व हैं वो बराबर हैं। तो ये हमारा संतुलित अभिक्रिया कहलाएगा, क्योंकि हमारा अभिकारक और प्रतिफल क्या है, पूरी तरह से कंप्लीट है। तो ये हो गया हमारा रासायनिक अभिक्रिया का डिस्क्रिप्शन कि रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है। जैसे कि हमारे कंटेंट्स में ही देख लीजिए कि जब कोई पदार्थ अकेले या किसी दूसरे पदार्थ के साथ क्रिया करके एक या एक से अधिक भिन्न गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान रंग, अवस्था, ताप में परिवर्तन, गैस का निकलना, अवक्षेप का बनना, ये सारे गुणों में परिवर्तन होता है।
तो कभी कभी प्रश्न ये भी पूछ दिया जाता है, शायद दीर्घ उत्तरीय में ही पूछ दिया जाए कि संतुलित समीकरण क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान कौन से गुणों का परिवर्तन होता है। तो इन सारे प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आप हमेशा तैयार रहेंगे। रासायनिक अभिक्रिया के समय हम इस चैप्टर में बहुत सारे इसके प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे कि कितने प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया होते हैं, जैसे कि हमारा संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। इस तरह से बहुत सारी अभिक्रियाएं हैं जो आपको इस रासायनिक अभिक्रिया के चैप्टर्स में पढ़ने हैं। और अगर आप उन सारे अभिक्रिया को अच्छे से उदाहरण के साथ पढ़ेंगे तो आपके सारे डाउट्स भी क्लियर होंगे, चाहे वो प्रश्न वस्तुनिष्ठ में पूछा जाए या लघु उत्तरीय या दीर्घ उत्तरीय, आप उसे अच्छे से आंसर्स को डील कर सकते हैं। तो आगे की ओर हम पढ़ते हैं। हमारा सबसे पहला प्रश्न क्या है, क्योंकि वस्तुनिष्ठ प्रश्न से ही आप बहुत सारे डिस्क्रिप्शन में बताऊंगी। जैसे कि पहला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण संतुलित है। तो अभी मैंने बताया कि संतुलित समीकरण होना बहुत जरूरी है रासायनिक अभिक्रिया में। तो इसमें ऑप्शंस भी बहुत सारे दिए गए हैं, तो एक दो ऑप्शंस को देखकर ही हम उसे सॉल्व करेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया में संतुलित कौन सा रासायनिक अभिक्रिया है। जैसे अगर आयरन को क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कर रहे हैं तो FeCl3 बन रहा है। अब हम इसमें पहले देख ही लेते हैं, ये हमारा अभिकारक है और ये हमारा प्रतिफल है। तो यहाँ हमारा लोहा क्या है, आयरन का सिंबल क्या होता है, Fe होता है, जिसे हम लोग हिंदी में लोहा के नाम से जानते हैं। तो ये जो आयरन है ये हमारा अभिकारक में 1 है, तो प्रतिफल में भी 1 है, इसका मतलब ये तत्व तो बराबर है। पर अब हम क्लोरीन के पास जाएं तो क्लोरीन हमारा अभिकारक में 2 है, लेकिन प्रतिफल में वो 3 है, तो ये बराबर है, ये नहीं है, ये असंतुलित अभिक्रिया है, समीकरण है। इसलिए ये पहला ऑप्शन तो हमारा गलत ही हो गया। अब हम लोग दूसरे ऑप्शन पे चलते हैं। दूसरा ऑप्शन है NH4NO2। NH4NO2 को अब हम जब तोड़कर N2 और H2O में बदल रहे हैं तो अब हम इस रासायनिक अभिक्रिया को देखते हैं कि ये संतुलित समीकरण है कि नहीं। तो अगर हम अभिकारक में देखें तो हमारा नाइट्रोजन यहाँ पर 2 है, एक यहाँ और एक यहाँ, तो हमारा प्रतिफल में भी नाइट्रोजन 2 है। हमारा हाइड्रोजन यहाँ 4 है, यहाँ भी हमारा हाइड्रोजन 2 यहाँ और 2 यहाँ मिलाकर 4 होगा। फिर यहाँ ऑक्सीजन हमारा 2 है, तो ऑक्सीजन हमारा यहाँ भी 2 है, तो ये हमारा कंप्लीट पूरी तरीके से संतुलित समीकरण है। तो हमारा दूसरा ऑप्शन सही है। तो हमारा सही उत्तर है NH4NO2 N2+2 H2O। इस तरीके से आप चारों ऑप्शंस को देखेंगे, एक बार पूरी तरीके से वस्तुनिष्ठ प्रश्न में चारों ऑप्शंस को आप देखेंगे, उसके बाद ही सही उत्तर पर टिक लगाएंगे। तो ये तो हो गया हमारा संतुलित समीकरण। इसका मतलब कि इस क्वेश्चन से आपने रासायनिक अभिक्रिया, संतुलित और असंतुलित 2-3 चीज पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन कर लिया। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिंक को अगर हम कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया करते हैं तो जिंक सल्फेट और कॉपर ऊपर दी गई रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ऑप्शंस में है संयोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन, वियोजन। तो क्या ये किस तरह की अभिक्रिया है, तो जब तक हम उसके बारे में ही नहीं जानेंगे तो हम कैसे उत्तर देंगे कि ये कौन सी अभिक्रिया है। तो इसके बारे में हमको जानना होगा कि ये अभिक्रिया किस तरह की अभिक्रिया है। तो अगर हम यहाँ अगर रिएक्शन में जिंक को अगर हम H2SO4 के साथ कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया करते हैं तो हमारा जिंक सल्फेट और कॉपर बनता है। तो इसमें क्या हो रहा है, तो इसमें ये हो रहा है कि जिंक जो कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो वो कॉपर को उसकी जगह से विस्थापित कर देता है और खुद उसकी जगह पे स्थापित हो जा रहा है। तो इस तरह की अभिक्रिया को हम एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं या तो सिर्फ विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, जो आपके ऑप्शंस में भी दिया हुआ है। आप अगर चेक करें तो आपका बी नंबर आंसर है विस्थापन अभिक्रिया, जो इस अभिक्रिया का सही उत्तर है। लेकिन आखिर ये विस्थापन अभिक्रिया क्यों कहला रहा है, क्यों जिंक कॉपर की जगह ले लिया। तो इसका सिंपल आंसर यह है कि जिंक जो है वो कॉपर से काफी ज्यादा क्रियाशील धातु है, उसके पास इतनी कैपेसिटी है कि वो कॉपर को उसकी जगह से हटाकर वो एक नया यौगिक बना सकता है। जैसे कि सिंपल तरीके से अगर आप एग्जांपल ले लें कि अगर एक क्लास में एक रिया है, वो हमेशा फर्स्ट आती है, लेकिन दूसरे साल एक नई लड़की आती है जिसका नाम सिया है, वो उससे भी ज्यादा तेज है। अगले साल वो क्या करती है कि सिया फर्स्ट आ जाती है और रिया सेकंड हो जाती है। क्यों? क्योंकि रिया से ज्यादा क्रियाशील सिया है पढ़ने में, इसीलिए उसने उसकी जगह को विस्थापित कर दिया।
इसी तरीके से सेम यहाँ इस रिएक्शन में हो रहा है कि जिंक कॉपर से ज़्यादा क्रियाशील होने के कारण वो उसकी जगह को विस्थापित कर देता है। तो इस तरह की अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया से के नाम से हम जानते हैं। समझ गए? हाँ, क्वेश्चन पूछना है, पूछिए। संयोजन अभिक्रिया क्या है? संयोजन अभिक्रिया कहता है, अब बैठिए मैं उत्तर देता हूँ। संयोजन अभिक्रिया क्या होता है? संयोजन अभिक्रिया एक सिंपल सी ही अभिक्रिया है। जैसे कि अब कोई दो तत्व या दो पदार्थ एक दूसरे के साथ संयोग कर एक नए यौगिक का निर्माण करते हैं, तो उस तरह की अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि अगर हम मैग्नीशियम को ही ले लेते हैं, मैग्नीशियम को अगर हम ऑक्सीजन के साथ संयोग करते हैं तो ये हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो इसमें क्या हो रहा है, ये दोनों तत्व एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं और जुड़ने के बाद एक नए यौगिक का निर्माण कर रहे हैं। तो इस तरह की अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया या तो इंग्लिश में हम लोग इसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो इसलिए आपको दोनों वर्जन याद रखना है, हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्ड्स अच्छे से याद रखने हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हम दो तत्वों या दो यौगिकों या दो पदार्थों को संयोग करते हैं और एक नए यौगिक का निर्माण करते हैं। तो इस तरह की अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसके अलावा और भी ऑप्शन है इसमें, जैसे कि आप डी नंबर वियोजन अभिक्रिया देख रही हैं। तो ये जो वियोजन अभिक्रिया है वो होता क्या है? वियोजन अभिक्रिया में जस्ट अपोजिट संयोजन अभिक्रिया का होता है। वियोजन मतलब होता है अलग करना। एक अगर जस्ट लाइक एक बड़े यौगिक का निर्माण अगर हम करते हैं, बड़े यौगिक का निर्माण जब होता है तो उस यौगिक को अगर हम उष्मा के प्रेजेंस में या हीट के प्रेजेंस में उसको गर्म करते हैं, तो गर्म करने के बाद वो दो या दो से अधिक पदार्थों के बीच में टूटकर अलग हो जाता है और एक दो या दो से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है। तो उस तरह की अभिक्रिया को हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका उदाहरण के साथ मैं एक्सप्लेन करती हूँ, आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आएगा। जस्ट लाइक सी, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट बहुत बड़ा यौगिक है। इस यौगिक को अगर हम हीट के प्रेजेंस में, ये जो सिंबल है प्रतीक, ये हीट का प्रेजेंस को दर्शाता है। इसके प्रेजेंस में जब इसको गर्म करते हैं तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के में टूटकर दो या दो पदार्थ बन जाता है। तो इस तरह के अभिक्रिया को हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं और इसको इंग्लिश में हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। कहीं पर ऑप्शन में वियोजन ना होके अपघटन भी लिखा रहता है, तो इसलिए आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। अपघटन वियोजन दोनों एक ही मतलब है उनके, और इंग्लिश में से डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। इसलिए वियोजन अभिक्रिया की परिभाषा में आप जब भी ये दीर्घोत्तरीय या लघुत्तरीय में पूछा जाएगा तो आप उसे अच्छे से लिखेंगे कि वियोजन अभिक्रिया में एक बड़ा यौगिक उष्मा के प्रेजेंस में टूटकर बिखरकर दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है। तो इस तरह की अभिक्रिया को हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। और वियोजन अभिक्रिया के दौरान हम लोग जब दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करते हैं तो इसे वियोजन या अपघटन दोनों ही नाम के साथ आप उस परिभाषा को दर्शाएंगे ताकि कंफ्यूजन कहीं ना हो। और कभी ये क्वेश्चन अगर वस्तुनिष्ठ प्रश्न में आ जाए या तो लघुत्तरीय में आ जाए, आप इसे अच्छे से डील भी कर सके। तो अब इस क्वेश्चन से आपने दो तीन अभिक्रियाओं के बारे में जाना, संयोजन अभिक्रिया के बारे में जाना, विस्थापन के बारे में जाना और अपने वियोजन अभिक्रिया के बारे में जाना। एक और ऑप्शन इसमें बच गया है, सी नंबर, द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब ये द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है तो इसे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में डील करूंगी क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। अब अपना प्रश्न देखिए, सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बना रहा है। अब ये सोडियम सल्फेट है, सभी के रासायनिक सूत्र भी याद रखने हैं। रासायनिक सूत्र भी बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए क्योंकि कभी कभी आप लोग अगर रासायनिक सूत्र नहीं जानते हैं और संतुलित समीकरण संतुलित समीकरण करने के लिए क्वेश्चन में आ जाता है तो वो कभी कभी शब्दों में आता है। तो आप रासायनिक सूत्र जानेंगे तभी तो उसको संतुलित करेंगे, इसलिए आप इसका नाम भी हमेशा याद रखेंगे। Na2SO4 सोडियम सल्फेट, BaCl2 बेरियम क्लोराइड, BaSO4 बेरियम सल्फेट और NaCl हमारा सोडियम क्लोराइड। ये अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया से थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, बस इसमें अंतर क्या है कि जब ये दो यौगिक जो हैं, ये दो जो यौगिक हैं, इन दोनों के बीच ये सोडियम और बेरियम जो तत्व परमाणु हैं, ये दोनों परमाणु एक दूसरे के आयनों को आदान प्रदान करते हैं और एक दूसरे की जगह को विस्थापित कर उनकी जगह ले लेते हैं। आप यहाँ पर देख भी रहे हैं, ये Na है और ये Ba है। ये
बेरियम क्लोराइड से बेरियम सल्फेट बन गया और ये सोडियम सल्फेट से सोडियम क्लोराइड बन गया। तो इन दोनों के बीच में जो परमाणु है उन दोनों के बीचों में आयनों का आदान प्रदान हुआ। तो इस तरह के अभिक्रिया को हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका सही उत्तर है द्विविस्थापन अभिक्रिया। आप लोगों को आई होप क्लियर हो गया होगा कि द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। समीकरण कैल्शियम कार्बोनेट, अगर कैल्शियम हीट होता है तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। ये किस प्रकार का समीकरण है? आई होप कि मैंने अभी आप लोगों को इसका उदाहरण दिया है तो इसको आंसर देने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हमारा सही उत्तर है वियोजन अभिक्रिया। संयोजन उभयगामी प्रतिस्थापन तो होने की तो बात ही नहीं है, क्योंकि ये वियोजन हो रहा है, इसका टूटना हो रहा है। ये यौगिक टूटकर दो पदार्थों में बदल जा रहा है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा वियोजन अभिक्रिया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु से कार्बन डाइऑक्साइड एवं पृथ्वी से जल ग्रहण कर भोजन तैयार करते हैं। ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? हमारा ऑप्शन में है संयोजन, प्रकाश रासायनिक, विस्थापन, अवक्षेपण। इसका उत्तर मैंने नहीं दिया है, इसका उत्तर आप लोग YouTube के कमेंट बॉक्स में देंगे और आपने सही उत्तर दिया तो बहुत अच्छे। अगर कोई डाउट है तो हम लोग डेफिनेटली उसका आंसर आपको सेंड करेंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है। मैग्नीशियम क्या होता है? मैग्नीशियम एक धातु है, बहुत ही क्रियाशील धातु है। वो एक ना बहुत ही चमकीले रंग की, उजले रंग की होती है, बहुत ही चमकीले और उजले रंग की रिबन जैसी होती है। उसको हम जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हैं, आपको ये तो पता ही होगा कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही जलता है कोई भी चीज, चाहे वो कागज हो, लकड़ी हो या कुछ भी हो, क्योंकि और जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कोई तत्व जलता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? दहन अभिक्रिया कहते हैं। तो ये जो पदार्थ है, ये जो तत्व है हमारा मैग्नीशियम फीता, जब इसको हम लोग जलाते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो एक राख निकलता है। जैसे कि कागज को जलाते हैं तो कागज के जलाने के बाद भी राख निकलता है, तो उसका रंग किस रंग का होता है? उसका रंग जनरली हमारा काले रंग का होता है। लेकिन मैग्नीशियम फीता को जलाने के समय जो राख निकलता है वो काले रंग का नहीं होता है, वो होता है उजले रंग का। उसका राख उजले रंग का होता है और उसकी जो लौ निकलती है वो भी चमकीले उजले रंग की होती है। तो क्या ये ऑप्शन है इसमें? देख लेते हैं। फर्स्ट है पीली, नीली, चमकीला, उजला, लाल। तो इसका सही उत्तर है चमकीला उजला। इसका मतलब कि अगर क्वेश्चन में आ जाए कि मैग्नीशियम के बारे में पूछा जा रहा है तो उसके अगर प्रश्न में ये आ जाए कि मैग्नीशियम को जब जलाया जा रहा है तो उसकी राख किस रंग की होगी या उसकी लौ किस रंग की होगी, तो आप लोग कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। ये एक्सेप्शनल होता है कि इस क्वेश्चन है, इसका उत्तर हमेशा उजला ही होगा, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। कभी कभी इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन आ सकता है कि मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो क्या बनाएगा? तो वो बनाएगा हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, क्योंकि जब भी कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो वो हमेशा ऑक्साइड बनाता है। तो ये तो हो गया हमारा एक और क्वेश्चन क्लियर। इसमें से भी मैंने दो तीन क्वेश्चंस बता दिए कि दहन अभिक्रिया के बारे में डिस्कस किया, फिर ऑक्सीजन के साथ जब कोई अभिक्रिया करता है तत्व तो क्या बनाता है, और मैग्नीशियम की सबसे बात बताई जो इसकी राख उजली होती है, जिसे हम लोग प्रयोगशाला में करते भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकारक है? अब ये निम्नलिखित ऑक्सीकारक क्या होता है? तो ऑक्सीकारक को क्लियर करने से पहले मैं दो बात और भी बताना चाहती हूँ, इसके बाद ही आप ऑक्सीकारक के बारे में समझ पाएंगे। हमारे चैप्टर में उपचयन और अपचयन अभिक्रिया के बारे में पढ़ने के लिए दिया गया है, ये टॉपिक दिया गया है। उपचयन क्या होता है? उपचयन को हम लोग अंग्रेजी में ऑक्सीडेशन बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि जब कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ संयोग करता है और हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है तो उस तरह की अभिक्रिया को हम उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि अगर हम कॉपर को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं तो ये कॉपर ऑक्साइड बन रहा है, तो ये अभिक्रिया हमारा उपचयन अभिक्रिया हुआ, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन के साथ संयोग हो रहा है। इसे ही हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। लेकिन इसी का अपोजिट है हमारा अपचयन अभिक्रिया। तो अपचयन अभिक्रिया क्या होता है? अपचयन अभिक्रिया को हम रिडक्शन के नाम से भी जानते हैं। ये जस्ट इसकी परिभाषा जस्ट उपचयन की परिभाषा से उल्टी है। इसमें क्या होता है कि कोई तत्व ऑक्सीजन को विस्थापित कर हाइड्रोजन के साथ संयोग करता है, तो इस तरह की अभिक्रिया को हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं।
जैसे कि आप देख लीजिए, अगर कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कर रहे हैं तो यहाँ पर कॉपर अलग से ऑक्सीजन अलग हो जा रहा है और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ संयोग कर ले रहा है। तो इसमें ऑक्सीजन का हटना और हाइड्रोजन के साथ जुड़ना ये दिखा रहा है। तो इस तरीके से ये अभिक्रिया हमारा अपचयन अभिक्रिया यानी रिडक्शन अभिक्रिया है। इसी से रिलेटेड हमारा ऑक्सीकारक और अपकारक है। ऑक्सीकारक को हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के नाम से जानते हैं और अपकारक को हम रिड्यूसिंग एजेंट के नाम से जानते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीकारक, इसका मतलब है कि ऐसा कोई पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता रखता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता रखता है, तो उस तरह के तत्वों या पदार्थों को हम ऑक्सीकारक के नाम से जानते हैं। ये बहुत ही 11th में इसके लिए बहुत ज़्यादा एक स्पेशल चैप्टर्स भी दिया गया है, लेकिन अभी फिलहाल आप लोगों से सिर्फ इतना ही पूछा जाएगा कि 2 इंपॉर्टेंट ऑक्सीकारक के उदाहरण बताइए या 2 इंपॉर्टेंट अपकारक के उदाहरण बताइए। तो सिर्फ मैं उससे रिलेटेड ही जाऊँगी, ज़्यादा हाई लेवल में नहीं जाऊँगी। तो ऑक्सीकारक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का सिंपल परिभाषा ये रहेगा कि जो तत्व ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता रखता है तो वैसे तत्वों को हम ऑक्सीकारक के नाम से जानते हैं। तो 2 ही इंपॉर्टेंट उदाहरण में बार बार ऑप्शंस में दिए जाएंगे आपको, ऑक्सीजन और KMnO4। अब ये KMnO4 क्या है भाई? तो KMnO4 हमारा पोटेशियम परमैंगनेट के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। ये भी ऑक्सीकारक का बहुत ही इंपॉर्टेंट उदाहरण है। तो ऑक्सीजन और KMnO4 दोनों ही हमारा ऑक्सीकारक का उदाहरण है और ये अगर ऑप्शन में दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन में दिया हुआ है तो आप उसको देखेंगे और उस पर सही उत्तर लगाएंगे। जैसे कि ऑक्सीकारक में ऑप्शंस दिए गए हैं, हाइड्रोजन, CO का मतलब हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड, H2S का मतलब हो गया हाइड्रोजन सल्फाइड और O2 का मतलब हो गया ऑक्सीजन। तो हमारा सही उत्तर है O2 ऑक्सीजन। अगर O2 की जगह पर KMnO4 दिया रहता तो आप KMnO4 भी टिक करेंगे, लेकिन दोनों में से कोई एक ही आपके ऑब्जेक्टिव्स में ऑप्शंस में रहेंगे। और अपकारक, अगर इसके से ऑपोजिट में से अपकारक प्रश्न पूछा जाता कि निम्नलिखित में से कौन अपकारक है, तो हम लोग क्या करते? तो अपकारक में हमारा 2 ही उदाहरण है, क्योंकि अपकारक की परिभाषा भी मैं बता देती हूँ। ऐसे पदार्थ को तत्व जिसके जो इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता रखता है उस तरह के पदार्थ या तत्व को हम अपकारक के नाम से जानते हैं, जिसे हम अंग्रेजी में रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट के नाम से जानते हैं। यही हो गया हमारा अपकारक। इसके 2 ही इंपॉर्टेंट उदाहरण हैं, हाइड्रोजन और कार्बन। अगर प्रश्न में ये ना पूछ के अपकारक के बारे में पूछ दिया तो आप जानेंगे तभी तो बताएंगे ना। तो निम्नलिखित में से अगर जैसे मैंने अभी डेमो ही कर देती हूँ आपका, निम्नलिखित में से कौन अपकारक है? तो अगर अपकारक रहता ऑक्सीकारक की जगह पे तो आपका सही उत्तर होता हाइड्रोजन, क्योंकि वो है अपकारक का उदाहरण, या तो हाइड्रोजन या तो कार्बन। तो इस प्रश्न से आपने 2 क्वेश्चंस को सॉल्व किए, ऑक्सीकारक और अपकारक। उसके अलावा आपने उपचयन और अपचयन अभिक्रिया के बारे में भी आपको जानकारी मिल गई। पर एक चीज आपने नहीं जाना कि किसी भी अभिक्रिया में अगर उपचयन और अपचयन अभिक्रिया साथ साथ होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। मैंने किसी क्वेश्चन पेपर में देखा भी था, रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में पूछा गया था। तो रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में अगर पूछा जाए तो आप उपचयन और अपचयन अभिक्रिया दोनों का उदाहरण के साथ एक्सप्लेन करेंगे, तब जाके आपका कंप्लीट आंसर रेडॉक्स अभिक्रिया का के बारे में होगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कॉपर ऑक्साइड को अगर हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करते हैं तो कॉपर और वाटर किस प्रकार की अभिक्रिया है? मैंने इसे अभी तुरंत उदाहरण के साथ बताया है कि अगर इस तरह से अभिक्रिया होती है तो इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन, जब कॉपर ऑक्साइड जब हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो ऑक्सीजन का विस्थापन हो जा रहा है और हाइड्रोजन का संयोग हो रहा है। तो इस तरह की अभिक्रिया को हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। हमारा सही उत्तर होगा बी, अपचयन अभिक्रिया। तो ये भी क्वेश्चन ठीक हो गया, इसको ज्यादा एक्सप्लेन करने के लिए क्लियर करने की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। सो आगे क्या क्वेश्चन में चलते हैं। वे अभिक्रियाएं जिनके घटित होने में ऊर्जा अवशोषित होती है क्या कहलाती है? अब ऊर्जा अवशोषित तो होना ये क्या है भाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब बच्चे तो ऐसे ही कंफ्यूज हो जाते हैं, अवशोषित क्या होता है, निर्माण क्या होता है। तो इसका भी सिंपल तरीके से मैं परिभाषा दे देती हूँ कि ऐसा कोई अभिक्रिया जिसमें या तो जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होता है ना, तो या तो उसमें से ऊर्जा बाहर की ओर निकलती है या तो अवशोषित हो जाती है। सो
लेती है, एब्जॉर्ब हो जाती है। तो इस तरह की अभिक्रिया में दो तरह की अभिक्रियाएं आती हैं। पहले उसके नाम बताने से पहले मैं एक उदाहरण देती हूँ कि अगर मान लीजिए आप मैंने एक परत नली लिया, जिसे हम टेस्ट ट्यूब के नाम से भी जानते हैं। इस परत नली में अगर मैंने NH4Cl को बेरियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करवाया तो हमें पता है कि NH4Cl जो है इसका नाम होता है एमोनियम क्लोराइड। NH4Cl को एमोनियम क्लोराइड के नाम से जानते हैं। अब इस एमोनियम क्लोराइड, ये जो एमोनियम क्लोराइड है हमारा, ये बहुत ही गर्म होता है। जब ये बेरियम सल्फेट के बेरियम के साथ अभिक्रिया करता है तो इसके अंदर की जो उष्मा है वो अंदर ही अवशोषित हो जाती है, वो बाहर की ओर निकलती ही नहीं। तो इसमें जो ऊर्जा का जो अवशोषण हो जा रहा है, इस वजह से ये जो हमारा परत नली है, जब इसको हम लोग टच करेंगे तो ये बहुत ही ज्यादा ठंडी रहेगी। तो इसका मतलब कि इसमें ऊर्जा का अवशोषण हो रहा है, इसमें ऊर्जा अंदर की ओर ही रह जा रही है, वो बाहर की ओर नहीं निकल रही है। तो इस तरह की अभिक्रिया को हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो अगर ऊष्माशोषी अभिक्रिया के बारे में परिभाषा पूछा जाए तो आप उसमें सीधे लिखेंगे ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा का अवशोषण होता है उसे हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि हमारा सही उत्तर है ऊष्माशोषी अभिक्रिया डी, ना उपचयन, ना प्रतिस्थापन, ना ही योगक्षेप। हमारा सही उत्तर हो गया ऊष्माशोषी अभिक्रिया। इसी अभिक्रिया से की अपोजिट एक और अभिक्रिया है जिसका एक उदाहरण मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में दूंगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है। अब ये कली चूना क्या होता है? कली चूना को आप लोगों ने अपने हर घर में देखा होगा। जब घर बनता है, घर की पेंट होती है तो उस पेंट में हम लोग जो पेंट कराते हैं उससे पहले हम लोग चूना करवाते हैं। तो वो चूना काफी गर्म होता है। उस चूने के गर्म होने की वजह से जब उस पर हम लोग जल डालते हैं, उस जल डालने से अचानक से धुआं निकलने लगता है। वो जो धुआं निकलता है वो हो गया उष्मा का बाहर की ओर निकलना। जब उष्मा का निर्माण हो रहा है तब इस तरह की अभिक्रिया को हम उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में हम लोग एक्सोथर्मिक के नाम से जानते हैं और उष्माशोषी अभिक्रिया को हम एंडोथर्मिक के नाम से जानते हैं। तो इससे आपने दो परिभाषाओं के बारे में जाना कि उष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊर्जा का उष्मा का निर्माण होता है और उष्माशोषी अभिक्रिया में ऊर्जा का अवशोषण होता है। तो इस तरीके से आप उदाहरण के साथ इसे भी अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? अब ये श्वसन क्या होता है? सांस तो हम लोग सब लेते हैं ना, जानवर हो, पौधे हो, इंसान हो, सभी लोग सांस लेते हैं। जब हम लोग सांस लेते हैं तो सांस को हम लोग बाहर की ओर भी निकालते हैं। जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर से बाहर की ओर निकलता है वो एक तरह की उष्मा है, तो वो उष्मा बाहर की ओर निकल रही है। तो जब वो बाहर की ओर निकल रही है तो वो क्या होती है? तो वो हमारी उष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। तो ये सारे चैप्टर्स में आपने इतने सारे अभिक्रियाओं के बारे में जाना, कंफ्यूज नहीं होना है। कंटेंट आप लोग को हमेशा अवेलेबल करा दिया जाएगा, आप लोग को बस उसे अच्छे से पढ़ना है और क्वेश्चंस को डील करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लोहे पर जंग लगने की क्रिया को क्या कहते हैं? लोहा तो हमारे घर के आसपास हम जहाँ भी हम देखिए हर बहुत सारी चीजें लोहे से बनी होती है। तो लोहा एक बहुत ही क्रियाशील धातु है। ये क्या करता है ना, हवा में जो ऑक्सीजन और नमी है उसके साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करने लगता है और अभिक्रिया करने के कारण उसकी परत वो उसकी चमक कम हो जाती है और उसमें परत हो जाता है, जिसे हम लोग परत निकलने लगती है, जिसे हम जंग करते हैं। जब जंग लग जाता है तो वो सही में वो पूरी तरीके से सही में उसका अस्तित्व जो धातु का है वो खत्म हो जाता है और वो एक हाइड्रोक्साइड बना देता है, क्योंकि वो आयरन ऑक्सीजन के साथ और जल के साथ अभिक्रिया कर रहा है, नमी के साथ अभिक्रिया कर रहा है, तब जाके वो फेरिक ऑक्साइड बना देता है। इस वजह से इस तरह की प्रक्रिया को हम संक्षारण कहते हैं, जिसे हम लोग अंग्रेजी में कोरोजन के नाम से जानते हैं। तो ये क्वेश्चन मैंने देखा है लॉन्ग क्वेश्चन में बार बार पूछा जाता है कि संक्षारण क्या है, उदाहरण के साथ बताइए। तो आप उसे अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि संक्षारण की परिभाषा देंगे, उसके उदाहरण देंगे और उसके समीकरण को भी लिखेंगे, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करके भी लिखेंगे, तब आपके 5 मार्क्स आपके खुद के हो जाएंगे। तो इस चैप्टर में मैंने बहुत सारी अभिक्रियाओं और संचारण के बारे में बताया जो आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इसलिए टाइम बहुत कम है तो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं, जो हमारा दूसरा चैप्टर है अम्ल, क्षारक एवं लवण। अम्ल, क्षारक और लवण क्या होता है? अम्ल हमारा एसिड, क्षारक हमारा बेस और लवण हमारा सॉल्ट। तो अम्ल होता क्या है? तो अम्ल जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है। अम्ल जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है, जस्ट लाइक HF, HCl, HBr, HI। HF हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड और हाइड्रोजन आयोडाइड। इस तरीके से हमारे HCl होते हैं, अम्ल होते हैं।
इस अम्ल को हम लोग एसिड के नाम से जानते हैं। जब ये सारे अम्ल जल में घुलते हैं तो एक आयन देते हैं जिसे हम लोग हाइड्रोजन आयन के नाम से जानते हैं, H+। तो ये हो गया हमारा अम्ल का उदाहरण। अम्ल के उदाहरण के साथ अब जल क्षारक में अगर जाएं तो क्षारक जब जल में घुलता है तब वो जो आयन देता है वो आयन होता है OH- आयन, जिसे हम लोग हाइड्रोक्साइड के नाम से भी जानते हैं। इसका उदाहरण बहुत सारे दिए गए हैं, KOH, NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। KOH हो गया हमारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, NaOH हो गया हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये हो गया हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इस तरीके से क्षारक के बारे में भी आपने जाना। फिर लवण। अब लवण का मतलब क्या होता है ना, लवण का निर्माण होता कैसे? तो जब अम्ल और क्षारक एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करते हैं तो जो पदार्थ बनता है वो पदार्थ बनता है हमारा लवण और जल। तो लवण हमारा नमक के नाम से भी जाना जाता है। सिर्फ खाने वाले नमक के बारे में नहीं बात कर रही हूँ, बहुत सारे नमक है जिसे हम लोग प्रयोगशाला में प्रयोग करते हैं। तो जैसे NaCl, MgSO4, KNO3, ये हो गया सोडियम क्लोराइड जिसे हम लोग कॉमन सॉल्ट के नाम से भी जानते हैं, MgSO4 जिसे हम लोग मैग्नीशियम सल्फेट के नाम से भी जानते हैं, और KNO3 जिसे हम लोग पोटेशियम नाइट्रेट के नाम से भी जानते हैं। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन अम्ल, क्षारक और लवण का। आगे की ओर चलते हैं तो अम्ल के अगर गुणों के बारे में बात करें तो अम्ल का जब हम लोग विलयन लेते हैं तो उसका स्वाद खट्टा होता है। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है और अम्ल जब धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो हमेशा एक गैस निकालता है, का निर्माण करता है जिसे हम लोग हाइड्रोजन गैस के नाम से जानते हैं। और एक चीज आप देखिए, यहाँ पे ये एरो ऊपर की ओर जा रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, ऊर्जा जो गैस की निर्माण हो रहा है वो ऊपर की ओर हो रही है, मतलब वो बाहर की ओर निकल रही है। तो इस तरह से आप हमेशा इस क्वेश्चंस को डील करेंगे। ये क्वेश्चंस बहुत बार मैंने देखा है क्वेश्चन पेपर में कि अगर कोई धातु किसी भी अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो किस गैस की उत्पत्ति होती है। तो हमेशा आप याद रखेंगे, दिमाग में इस आंसर को बैठा लीजिए कि इसमें उत्तर होगा, हमारा सही उत्तर है हाइड्रोजन गैस। और कभी कभी इस क्वेश्चन को घुमा कर भी पूछा जाता है। वो क्वेश्चन क्या होता है ना कि अगर हाइड्रोजन गैस निकलती है, अगर किस धातु के साथ अम्ल का अभिक्रिया होता है तो जो गैस का निर्माण होता है तो वो किस तरह का साउंड प्रोड्यूस करता है, तो वो साउंड होता है हमारा पॉप साउंड। क्या होता है हमारा पॉप साउंड। जैसे कि अगर हम किसी भी टेस्ट ट्यूब में अभिक्रिया कर रहे हैं धातु और अम्ल का, जब हम इसमें HCl और जिंक का अभिक्रिया कर देते हैं तो जो वो गैस का निर्माण होता है ना, तब हम लोग क्या करते हैं, एक पतली सी सीख ले लेते हैं। उस पतली की सीख को अगर हम इस टेस्ट ट्यूब के मुंह पे रख देंगे ना तो अचानक से एक साउंड प्रोड्यूस करता है, पॉप। तो इस तरह से ये पॉप साउंड जो प्रोड्यूस होता है, इससे ये फेमस हो गया है ये क्वेश्चन पूरी तरीके से कि अगर धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो जो गैस निकलती है वो हाइड्रोजन गैस होती है और उसके जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो साउंड होता है पॉप साउंड। तो ये दोनों इस क्वेश्चन में दो क्वेश्चन अराइज हो गए, कौन सी गैस निकलती है और किस तरह का साउंड प्रोड्यूस होता है। तो ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया। उसके बाद अगर हम क्षारक के बढ़ जाएं तो क्षारक क्षार से अभिक्रिया कर लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। मतलब क्षारक भी जब धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो वो भी एक लवण बनाता है और हाइड्रोजन गैस निकलता है। तो ये तो हो गया हमारे भौतिक और रासायनिक गुण। और क्षारक के बारे में ये भी पता है आपको कि क्षारक जब का जो विलयन है उसका स्वाद कड़वा होता है, उसका स्वाद कड़वा होता है। लेकिन अब जो हम आगे आपको बताने वाले हैं वो है सूचक। सूचक क्या होता है? सूचक का मतलब होता है, जिसे हम लोग अंग्रेजी में इंडिकेटर के नाम से जानते हैं, कि अगर अम्ल क्षारक सभी जब आप देखेंगे ना तो सब एक जैसे ही लगते हैं, पता ही नहीं चलेगा आपको कि कौन सा विलयन अम्ल है कौन सा विलयन क्षारक है। तो उसको पता करने के लिए, अम्ल और क्षारक के बीच अंतर पता करने के लिए हम लोगों ने कुछ ऐसे पदार्थ का प्रयोग करते हैं जिस पदार्थ से ये पता चलता है हमें कि कौन सा विलयन अम्ल है और कौन सा विलयन क्षार है। तो इस तरीके से अगर प्रश्न पूछा जाए कि सूचक क्या होता है तो आप बोलेंगे कोई एक ऐसा पदार्थ जो ये अंतर बता सके कि कौन सा विलयन अम्ल है और कौन सा विलयन क्षार, वैसे पदार्थ को हम सूचक के नाम से जानते हैं। जिसमें हम लोग बहुत सारे सूचक के बारे में पढ़ेंगे, प्राकृतिक सूचक, संश्लेषित सूचक और यूनिवर्सल सूचक। जैसे कि आगे की ओर हम लोग चले पीएच पेपर के बारे में जानते हैं। ये पीएच पेपर एक यूनिवर्सल सूचक है, जिसे आप जानेंगे। पीएच पेपर एक यूनिवर्सल सूचक है जिसे हम क्वेश्चन पूछना है आपको। पीएच पेपर को यूनिवर्सल सूचक क्यों कहते हैं? पीएच पेपर को यूनिवर्सल सूचक क्यों कहते हैं? पीएच पेपर को यूनिवर्सल सूचक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक पेपर से हमें ये पता चल जाता है कि कौन सा विलयन अम्ल है और कौन सा विलयन क्षार है। जैसे कि इसकी बहुत बड़ी अच्छी खासियत भी है, ये पेपर इस तरीके से दिखता है।
इस तरीके से ये पीएच पेपर दिखता है। इस पीएच पेपर में मार्किंग किया गया है, जैसे कि मैंने स्क्रीन पर भी दिखाया है आप लोगों को। ये है हमारा पीएच पेपर, जिसमें 1 से लेकर 14 तक मार्किंग किया हुआ है। इस 1 से लेकर 14 तक के मार्किंग में हमारा 7 से कम और 1 से लेकर 7 के बीच में जितने भी पीएच के वैल्यू हैं वो हमारे अम्ल को दर्शाते हैं, और 7 से के ज्यादा और 14 के बीच में जितने भी पीएच वैल्यू हैं वो हमारे क्षार को दर्शाते हैं। बट इसमें हम लोग पीएच वैल्यू में एक चीज और, हम पीएच वैल्यू की हेल्प से हमें एक चीज और की जानकारी मिल सकती है कि कौन सा अम्ल प्रबल है और कौन सा अम्ल दुर्बल है, कौन सा प्रबल क्षार है और दुर्बल क्षार है। तो ये कैसे पता करेंगे? तो अगर पीएच की वैल्यू किसी भी विलयन के रंग से अगर 1, 2 या 3 के आसपास मैच करता है तो वो पीएच की वैल्यू प्रबल अम्ल को दर्शाता है। और अगर पीएच की वैल्यू का रंग अगर विलयन के 4 से लेकर 6 के आसपास में, 3 से लेकर 6 के आसपास में है तो वो हमारा दुर्बल अम्ल को दर्शाता है। दुर्बल अम्ल हमारे खाद्य पदार्थों में पाया जाता है, जैसे जनरली हम लोग जो भी चीज खाते हैं उसमें हमारा दुर्बल अम्ल पाया जाता है, जैसे नींबू में साइट्रिक एसिड, दूध में लैक्टिक एसिड, अंगूर में टार्टरिक एसिड, एप्पल में मैलिक एसिड, विटामिन सी में एस्कॉर्बिक एसिड, और एक एसिड तो हमारे शरीर के अंदर ही है, HCl, जो हमारे अंदर के बैक्टीरिया और जर्म्स को किल करने में, मारने में हेल्प करता है। तो इस तरीके से ये सारे जो अम्ल हैं जिसकी पीएच वैल्यू कम होती है वो दुर्बल अम्ल कहलाते हैं, और जिसकी पीएच वैल्यू ज्यादा होती है उसे हम लोग प्रबल अम्ल कहते हैं। उसी तरीके से जितना पीएच वैल्यू ज्यादा होगा, अगर पीएच वैल्यू 12 से 14 के आसपास है, वो उतना ही प्रबल क्षार होगा। जैसे कि आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे हमारे प्रबल क्षार हैं। लेकिन अगर पीएच वैल्यू 8 से 11 और 12 के आसपास है तो वो हमारे दुर्बल क्षार को दर्शाता है, जैसे कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो हमारे प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार क्या है, इसके भी नाम अच्छे से आप याद रखेंगे, क्योंकि कभी कभी प्रश्न ये पूछ दिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन प्रबल अम्ल है। तो हमारे 3 ही प्रबल अम्ल हैं जो आपको याद रखने हैं, HCl, HNO3, H2, SO4, ये तीनों हमारे प्रबल अम्ल हैं। ये तीनों हमारे प्रबल अम्ल हैं। तो ये प्रबल अम्ल की पीएच वैल्यू हमेशा 1 से लेकर 3 के आसपास ही होगी, और जितने भी दुर्बल अम्ल हैं वो मैंने आपको बता ही दिए हैं, साइट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, इसके कंटेंट्स भी मैं अवेलेबल हैं, वो भी मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगी। और अगर प्रबल क्षार के बारे में पता किया जाए तो प्रबल क्षार हमारे सोडियम हाइड्रोक्साइड है और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारे प्रबल क्षार है। और अगर दुर्बल क्षार के बारे में जाने तो हमारा दुर्बल क्षार अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, NH4OH, ये हमारे दुर्बल क्षार है। तो इस पीएच पेपर से आपने ये जान लिया कि जिसका पीएच वैल्यू जितना कम वो उतना ही प्रबल अम्ल, और जिसका पीएच वैल्यू जितना ज्यादा वो उतना ही प्रबल क्षार। और ये सिर्फ सुविधा हमें इसी एक सूचक पीएच पेपर से पता चल जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारे सूचक हैं, जैसे कि प्राकृतिक सूचक में आते हैं, जैसे मैंने ये पूरा टेबल चार्ट ही बनाया है आप लोगों के लिए, इसको आप लोग देख लीजिए। लिटमस क्या होता है? लिटमस एक प्राकृतिक सूचक है जो लाइकेन के पौधे से बनाया गया है। इस लिटमस पेपर से हम ये पता कर लेते हैं कि कौन सा विलयन अम्ल और क्षार है। ये लिटमस पेपर 2 तरह के आते हैं। एक आता है हमारा नीले रंग का ब्लू लिटमस पेपर। इस नीले लिटमस पेपर का खासियत क्या है कि जब हम इसे किसी विलयन में डालते हैं और उसका रंग लाल में चेंज हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, तो इससे हमें ये पता चल जाता है कि वो जो विलयन है वो हमारा अम्ल है। और अगर इसके रंगों में परिवर्तन नहीं हुआ तो ये हमारा विलयन हमारा अम्ल नहीं है। और अगर हम लाल लिटमस पेपर के बारे में जाने तो ये हमारा लाल लिटमस पेपर है। इस लाल लिटमस पेपर से हमें ये पता चल जाता है कि जो भी विलयन हमने दिया वो विलयन अगर इसका रंग नीले में परिवर्तित हो गया तो ये हमारा विलयन क्षार है, ना कि अम्ल है। तो इस रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर से हम ये पता कर सकते हैं कि कौन सा विलयन अम्ल है और कौन सा विलयन क्षार है। जैसे कि मैंने चार्ट में भी दिखाया है कि ब्लू लिटमस पेपर एसिड वाले सॉल्यूशन में रेड में चेंज हो जाता है और क्षार वाले सॉल्यूशन में कोई चेंजेस नहीं होता, वो ब्लू का ब्लू ही रह जाता है। और अगर रेड लिटमस की बात करें तो ये एसिड में रेड ही रह जाता है, लेकिन अगर वो क्षार वाले सॉल्यूशन में डाला जाए तो वो परिवर्तित होकर ब्लू में चला जाता है। ये तो हो गया हमारा प्राकृतिक सूचक। लेकिन हमारे संश्लेषित सूचक भी हैं, जैसे कि फेनैप्थलीन और मिथाइल
ऑरेंज। तो फिनाइलफ्थलीन में क्या होता है कि जब हम फिनाइलफ्थलीन के विलयन को 1 या 2 ड्रॉप अगर हम लोग टेस्ट ट्यूब में डालते हैं, अगर उसका रंग में परिवर्तन कुछ नहीं होता, वो कलरलेस होता है, रंगहीन होता है, तो वो हमारा विलयन अम्ल हो जाता है। लेकिन अगर उसके रंग में परिवर्तन हो जाता है, तो वो अगर वो गुलाबी रंग में चेंज हो जाता है, जैसे कि मैंने लिखा भी है पिंक, तो वो विलयन हमारा क्षार हो जाता है। तो ये तो हो गया हमारा फिनाइलफ्थलीन जो हमारा संश्लेषीय सूचक है। लेकिन एक और है मिथाइल ऑरेंज और मिथाइल रेड, दोनों ही मिलते जुलते ही विलयन है, लेकिन इन दोनों मिथाइल ऑरेंज को जब हम एसिड में डालेंगे तो उसका रंग गुलाबी हो जाएगा, और अगर क्षार में डालेंगे तो उसका रंग येलो हो जाएगा। और अगर मिथाइल रेड का बात करें तो ये हमारे एसिड सॉल्यूशन में रेड हो जाएगा, बट क्षारक सॉल्यूशन में ये पीला रंग में चेंज हो जाएगा। तो इस चार्ट को अपने दिमाग में आप लोग बैठा लीजिए। इससे रिलेटेड कोई भी एक प्रश्न आता है तो उस प्रश्न को आप अच्छे से डील कर लीजिएगा, क्योंकि बार बार सूचकों से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते ही हैं, चाहे वो लिटमस पेपर से रिलेटेड हो, पीएच पेपर से रिलेटेड हो, या तो मिथाइल ऑरेंज या फिनाइलफ्थलीन तरीके के इंडिकेटर्स के बारे में प्रश्न पूछे जाते हो। इससे चलिए अब हम लोग धीरे धीरे अपने क्वेश्चंस को डील करते हैं, क्योंकि समय बहुत कम है। लिटमस विलयन बैंगनी रंजन को होता है किससे निकाला जाता है? तो ये अभी मैंने बताया कि लिटमस विलयन बैंगनी रंजन लाइकेन पौधे से निकाला जाता है। तो हमारा सही उत्तर है लाइकेन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जल का पीएच मान क्या होता है? जल ना अम्ल है ना क्षार है, इसलिए उसका पीएच मान हमेशा 7 ही होगा। तो हमारा सही उत्तर है 7। आगे की ओर चलते हैं। उदासीनीकरण क्रिया क्या होती है? मैंने बताया था कि जब अम्ल और क्षार एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल बनाते हैं। तो उदासीनीकरण क्रिया में ना अम्ल बनता है ना क्षारक बनता है, ये दोनों तो अभिकारक हैं। बनता क्या है? लवण और जल बनता है। तो उदासीनीकरण क्रिया पूछा जाए या लवण के बारे में पूछा जाए, आप इसका आंसर इसी तरीके से लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक्वारेजिया मिश्रण में HCl और HNO3 का अनुपात क्या होता है? एक्वारेजिया हमारा अम्लराज, अम्लराज वही हम लोग एक्वारेजिया के नाम से जानते हैं, जो HCl और HNO3 के मिश्रण से बना है। इसका प्रयोग हम लोग सोने और प्लैटिनम धातु को गलाने के लिए करते हैं। तो इस धातु को गलाने के लिए जो इस मिश्रण का प्रयोग करते हैं, इसमें HCl की मात्रा कम और HNO3 की मात्रा ज्यादा होती है। तो इससे बार बार यही प्रश्न पूछा जाता है कि इन दोनों के बीच अनुपात क्या है? तो इसके अनुपात है 1:3। हमारा सही उत्तर है 1:3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र क्या है? इस चैप्टर में अणुसूत्र, रासायनिक नाम और कॉमन नेम बहुत ज्यादा पूछे गए हैं, इसलिए जितने भी रासायनिक सूत्र मैंने इस स्लाइड में चार्ट अवेलेबल किया है, आप उसके सामान्य नाम, सामान्य सूत्र, रासायनिक सूत्र और रासायनिक नाम ये आप अच्छे से याद कर लेंगे, क्योंकि किसी भी रासायनिक केमिकल का नाम आपको पूछा जा सकता है। जैसे कि सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र क्या होता है? कार्बोनेट का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं CO3 होता है, सोडियम Na होता है, इसलिए सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र होगा ना NaSCO3 होगा, ना Na2CO2, ना NaCl। हमारा सही उत्तर होगा Na2CO3। आगे की ओर चलते हैं। निम्नलिखित विलयनों में कौन सबसे अधिक अम्लीय है? इस क्वेश्चन में पूछ रहा है सबसे अधिक अम्लीय कौन है, अम्लीय नहीं पूछ रहा है, सबसे अधिक अम्लीय, इसलिए हम लोग ऑप्शन को बहुत अच्छे से देखेंगे। pH1, pH5, pH8, pH10। मैंने बताया था 7 से कम जितने भी अम्ल हैं वो हमारे 7 से कम जितने भी pH वैल्यू हो वो हमारे अम्ल होते हैं, पर यहाँ पे 2 pH वैल्यू 7 से कम है, लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है सबसे अधिक अम्लीय, तो सबसे अधिक अम्लीय हमारा pH1 कहलाएगा। आगे की ओर चलते हैं। कोई विलयन नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है तो उसका पीएच संभवतः क्या होगा? तो नीले लिटमस पेपर को लाल जब कर देता है तो वो हमारा अम्ल होता है, और अम्ल हमेशा 7 से पीएच वैल्यू कम होता है, तो 7 से कम जो भी पीएच वैल्यू होगा वो हमारा अम्ल होगा। तो हमारा सही उत्तर है 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अपच का उपचार। जब हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा खाना खा लेते हैं ना तो इंडाइजेशन हो जाता है, क्योंकि HCl जो हमारे बॉडी में है, पेट में है, वो उसकी मात्रा बढ़ जाती है, इसलिए उसको शांत करने के लिए हम लोग क्षारीय विलयन का प्रयोग करते हैं। वो क्षारीय विलयन जो होता है वो अम्ल को शांत करने का काम करता है। उस तरह की औषधि जो भी हम लोग खाते हैं अपच के समय में, उसे हम लोग एंटाएसिड के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर है हमारा एंटाएसिड, और 2 ही एंटाएसिड हमारे हैं जो आपको याद रखने हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट को खाने का सोडा के नाम से भी जानते हैं। ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट ही हमारा एंटाएसिड है। और इसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से एक और प्रश्न पूछा जाता है कि इसका सामान्य नाम क्या है? तो इसका सामान्य नाम है हमारा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया।
तो ये सारे तो प्रश्न हो गए आपके अपच से। तो आगे की ओर चलते हैं। नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या है? नीला थोथा एक सॉल्ट है, उस सॉल्ट को हम लोग प्रयोगशाला में प्रयोग करते हैं। उसका रंग नीला है, इसलिए हम लोगों ने उसका नाम नीला थोथा के नाम से जाना है। लेकिन इसका बार बार रासायनिक सूत्र ही पूछा जाता है, जो इसका रासायनिक सूत्र होगा CuSO4.5H2O। तो इसका रासायनिक सूत्र भी आप हमेशा याद रखेंगे। आगे की ओर संगमरमर। संगमरमर मार्बल के नाम से जानते हैं, जिससे ताजमहल बना हुआ है। तो इस संगमरमर का रासायनिक सूत्र भी तो जानना जरूरी है। तो इसका रासायनिक सूत्र होता है CaCO3, जिसे हम लोग रासायनिक नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 इज अ रासायनिक नाम। आगे की ओर चलते हैं। ये सारे जो रासायनिक सूत्र हैं वो हमारे स्लाइड में आपके अवेलेबल हैं, इसलिए आप लोग इनको अच्छे तरीके से लर्न कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे। और इस चैप्टर से रिलेटेड मैंने पूरा एक चार्ट स्लाइड प्रेजेंटेशन में बनाया है, इसमें अब मैंने रासायनिक नाम, सामान्य नाम और रासायनिक सूत्र सारे चीज मैंने अवेलेबल कराए हैं। इसके अलावा मैंने आप लोगों के लिए एक मॉक टेस्ट पेपर भी लिंक अवेलेबल करवा रही हूँ यूट्यूब में। आप उसे लिंक को खोलेंगे और सारे क्वेश्चंस पेपर को डील करेंगे। और कोई भी डाउट होगा आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में आप उसे भेजेंगे और हम लोग आपके लिए हमेशा सहयोग करने के लिए हाजिर रहेंगे। सो आज की इस क्लास को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। धन्यवाद, थैंक यू।